Good morning, students. I'm Mrs. Amrita Ekta, and again we'll continue with colonialism. आज हम फिर उपनिवेशवाद के साथ आगे बढ़ेंगे और जैसे पिछले क्लास में हमने इसकी भूमिका और इसके अर्थ के बारे में चर्चा की थी, आज हम इसके कारणों की चर्चा करेंगे. Today we will be discussing about the causes of establishment of colony in India or about the causes of colonialism in India. तो हम देखते हैं आप कि इसके पीछे भारत में उपनिवेश स्थापित करने के पीछे ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, तो हम एक एक करके उनकी चर्चा. हम विल बी सीइंग अबाउट द वेरियस कॉजेज ऑफ colonialism in India which had a very far reaching effect. The effect was negative as well as positive. So we'll be dealing one by one about the various causes of colonialism in India. पहला है कच्चे माल की प्राप्ति. जैसे कि यूरोपीय देशों में व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप उद्योगों के कच्चे माल की कमी को पूर्ण करने के लिए यूरोपीय देशों ने प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण भारत में उपनिवेश की स्थापना की. तो हम देखते हैं कि कैसे यहाँ भारत की समृद्धि के बारे में पहले से ही चर्चा थी और उन्हें अपने उद्योगों के लिए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का आगमन हो चुका था और अपने उद्योगों के कच्चे माल के लिए पूर्ति के लिए, क्योंकि कच्चे माल की बहुत कमी थी, इसीलिए उस कमी को पूरा करने के लिए वे भारत की ओर आए. और क्योंकि भारत एक प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण देश था, काफी समृद्ध था, इसीलिए यहाँ पर उपनिवेशों की स्थापना की गई ताकि उस कमी को भारत के माध्यम से पूरी की जाए. So in order to obtain raw materials, the colonies were established in India. As we have already discussed about the industrial revolution which had already taken place, so all the European countries wanted to fulfill the demands for raw materials, and there was already lack of raw materials, and on the other hand they had heard about the prosperity of India and about its rich resources. So in order to fulfill the demands and in order to remove that lack of raw materials, to fulfill that their needs, they wanted to establish colonies in India in order to procure raw materials. दूसरा है निर्मित माल की खपत, यानी कि जो तैयार माल है उसे खपत कैसे किया जाए, इसके लिए उपनिवेशों की जो स्थापना है वो भारत में की गई. उद्योगों की स्थापना एवं कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा. अतः निर्मित माल को खपाने के लिए भी उन्हें उपनिवेशों की स्थापना की गई. यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ने लगा, क्योंकि मशीनों से निर्मित होने में बहुत कम समय लगता था, वहीं जब ये चीज हाथों से किया जाता था, अर्थात ये मजदूरों के द्वारा कराया जाता था, जिसमें समय लगता था. लेकिन अब जैसे उन्हें कच्चा माल मिल गया और ये मशीनों द्वारा ये इसका उत्पादन होने लगा, तो बहुत ही तेजी से होने लगा. तो जब तेजी से इतने सारे उत्पादन होने लगे तो इनको बेचने के लिए या उनके खपत के लिए भी उन्हें एक बाजार की आवश्यकता थी और उन्हें भारत की मंडी मिली जहां पर वे तैयार माल की खपत कर सके. यानी कि भारत से वे कच्चे माल भी लेते थे और अपने निर्मित माल की खपत के लिए भी वे भारत की मंडियों को उन्होंने चुना ताकि वे लोग अपने तैयार माल को बेच सके, उसकी खपत हो सके और उसका उन्हें मुनाफा मिल सके. और ये भी बहुत बड़ा कारण था जिससे भारत में उपनिवेशों की स्थापना हुई. So the second main cause was also the consumption of produced goods. As due to the industrial revolution, they needed a lot of raw materials. India provided them the raw materials, but now the problem arose that since the goods were produced by machines and in great speed and in great number, they wanted to sell off the produced goods, or they wanted that all the produced goods should be consumed. Hence again India was used for the consumption of these goods, and the goods were enforced in Indian markets. So in this way, in both ways, India was used for raw materials as well as for the consumption of produced goods, and this was also the main cause for the establishment of colonialism in India. तीसरा कारण है ईसाई धर्म का प्रचार. उपनिवेशों की स्थापना के साथ साथ ईसाई धर्म प्रचारक वे धर्म प्रचार के साथ साथ
गैर ईसाई लोगों के साथ गैर ईसाई लोगों को अपना जैसे ईसाई बनाना अपना कर्तव्य समझते थे, और इसीलिए वे ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, और प्रचारक मनुष्यों को संदेश देते थे और पाप और पुण्य के बारे में उन्हें समझाते थे, उपदेश देते थे। तो इसीलिए उनको एक ऐसे देश की तलाश थी या नए जगहों की तलाश थी जहां वो ईसाई धर्म का प्रचार कर सके। इसी उद्देश्य से वे भारत आए, जहां वे इस नए जगह में ईसाई धर्म का प्रचार कर सके, और ये भी एक कारण था यहाँ भारत में उपनिवेश की स्थापना करना। So the third reason was to preach Christianity or the propagation of Christianity. As Christian missionaries, they used to propagate Christianity all over the world, and now they were in search of some new lands where they could propagate Christianity and spread the news of God. So in order to preach Christianity, they came to India so that they can preach about God and make people follow Christianity. Hence, this was another cause for the establishment of colonialism in India. चौथा कारण था प्रतिकूल जलवायु। यहाँ हम देखते हैं कि भारत में जलवायु भिन्नता के कारण यूरोपवासी नवीन वस्तुओं से बहुत ही अनभिज्ञ थे, मतलब नहीं जानते थे। पूर्वी देशों के संपर्क में उन्हें आलू, तंबाकू, भुट्टा हो गया, गरम मसाले हो गए, चीनी, कॉफी, चावल आदि की इन्हें जानकारी मिली, और अब अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें एक ऐसे प्रदेश प्राप्त हो जाए जहां पर वे खेती कर सके। तो उन्हें भारत में इसी प्रकार का वातावरण मिला, जलवायु मिला, जहां इन चीजों की खेती हो सकती थी और इनका लाभ मिल सकता था। इसीलिए यहाँ पर उपनिवेशों की स्थापना हुई। यूरोपियंस वर अनअवेयर ऑफ द various goods because of the different atmosphere. When they came in contact with the West, they came to know about various new food items like potato, tobacco, corn, spices, sugar, coffee, rice, etc. Thus, they required a land or region where there was suitable atmosphere, where these crops could be cultivated. Hence, India had this type of suitable climate, and so this place was chosen for growing or cultivating these crops, and hence this became another cause for the establishment of colonialism. पांचवा कारण था समृद्धि की लालसा। विभिन्न देशों से आए यात्रियों ने भारत में संपन्नता एवं वैभव का निर्णय अपने वृत्तांतों में लिखा। जैसे हमने पहले भी चर्चा किए थे, विदेशी यात्री जो थे, इब्न बतूता हो गए, अलबरूनी हो गए, बर्नियर हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए, तो ये सारे भारत आए थे और यहाँ के बारे में वर्णन उन्होंने किया था अपने वृत्तांतों में, अपनी किताबों में, और ये भारत की समृद्धि के बारे में कि भारत को जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि बहुत अधिक सोना चांदी एकत्र हो चुका था व्यापार के माध्यम से। तो ये सब सारी चीजें उन्होंने अपनी किताबों में लिखा था, उसका वर्णन किया था, और जब वे अपने देश वापस जाते हैं तो वहाँ के लोगों को बताते हैं भारत की समृद्धि के बारे में, वहाँ के व्यापार के बारे में, वहाँ की स्थिति के बारे में। तो ये सब सुनकर जो बाहर के जो लोग हैं वे काफी प्रेरित होते हैं, और उनमें भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वे भी भारत आए, यहाँ देखें, और इसके सबसे ज्यादा वे लोग बहुत ही प्रेरित होते हैं कि यहाँ एक समृद्ध देश है, तो क्यों ना वे भी आकर यहाँ पर व्यापार करें और यहाँ पर धन और वस्तुओं को प्राप्त करें। तो ये जो लालसा है ये उनमें उत्पन्न होती है, और इसीलिए उसी लालच से और इन वृत्तांतों या विदेशी यात्रियों के वर्णन के कारण वे लोग बहुत ही लालच में आ जाते हैं, ताकि वहां कर यहाँ भी लोग लाभ कमाए, धन कमा सके। तो उसी लालसा के कारण, समृद्धि के कारण भारत आते हैं और यहाँ की परिस्थिति का लाभ उठाकर यहाँ पर ये उपनिवेश स्थापित कर देते हैं। So the last cause was also for prosperity, as various foreigner travelers had come to India. For various reasons they had come with different motives, but when they saw the condition of India and mainly the prosperity and lot of gold and silver which was accumulated in India through trade and commerce, they
mentioned it in their works, in their books, and when they came back to the countries, they told the people about India's prosperity and its richness and wealth, and so it attracted many of the foreigners, many of the traders, and they also wanted to earn a lot of profit or wealth, and in order to obtain wealth and become prosper like India, they came here in order to trade with the people, and it attracted them. Hence, this was another cause, an important cause for establishment of colonies in India. इस प्रकार हम देखते हैं ये सारे कारणों के कारण यहाँ उपनिवेशवाद स्थापित हुआ उपनिवेश भारत में। अब हम देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव हुआ। Obviously, the effects of colonialism in India. Colonialism was certainly a far more traumatizing experience for colonial subjects than their colonizers. They suffered poverty, malnutrition, disease, cultural upheaval, economic exploitation, political disadvantage, and systematic programs aimed at creating a sense of socio and racial inferiority. जहाँ तक उपनिवेशवाद के प्रभाव की बात आती है, हम देखेंगे कि यहाँ पर औद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास हुआ, कृषकों की दरिद्रता में बढ़ोतरी हुई, कृषि में अस्थिरता और उसकी बर्बादी हुई, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ और पुराने जमींदारों की तबाही तथा नए जमींदारों व्यवस्था का उदय होता है। लेकिन यहाँ पर जो उपनिवेश जो देश था, जो शासित होता है उपनिवेश देश के द्वारा, वे उनका काफी शोषण होता है और इसके परिणाम स्वरूप वे काफी दरिद्रता का सामना करते हैं और गरीबी का सामना करते हैं, बहुत सी बीमारियों का सामना करते हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक या कह सकते हैं एक भारी परिवर्तन होता है, आर्थिक शोषण होता है और इन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है और इस प्रकार एक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पर अंग्रेज अपने आप को बहुत ही उन्नत समझते थे, बहुत ही अपने आप को उच्च समझते थे, वहीं दूसरी ओर भारतीयों को वो हीन या हेय की दृष्टि से देखते थे। इस प्रकार ये बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जिससे भारतीयों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जिससे उनकी स्थिति में गिरावट होती है, उनका काफी शोषण होता है और जो लाभ होता है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को होता है, वहीं दूसरी ओर भारत की समृद्धि है या जो भारत जो था, जो कभी सोने की चिड़िया था, उसकी समृद्धि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है और भारत दरिद्रता की ओर चल जाता है। So this was a short discussion about the causes of colonialism and its effect. इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद स्थापित करने के क्या कारण थे और यहाँ पर उसका क्या क्या प्रभाव होता है। So that's all for today. Thank you.